आज के टॉपिक में हम लीनियर पीडीएस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को डिस्कस करेंगे। एन nth ऑर्डर लीनियर पीडी विद कांस्टेंट के साथ एन और nth ऑर्डर लीनियर पीडी को लिखने का तरीका ये है कि ए नॉट पार्शियल एन यू ओवर पार्शियल एक्स एन प्लस ए वन पार्शियल एन, ये इसकी जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, आपने इसको सही से देख लेना है। ये इक्वल्स टू टी एफ ऑफ एक्स वाई के, और यहाँ पे जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन है वो कांस्टेंट है। यू जो है ये यू जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स जो है वो एक्स और वाई जो है यू जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वेयर ए नॉट ए वन अप टू सो ऑन ए एन आर कॉन्स्टेंट्स, u is independent variable and x and y are independent variable. Okay, आप इसकी जो स्टैंडर्ड इसको जो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो इसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर नोटेशन है वो इस तरह से है। इसको हम लिखेंगे एफ डी डी डैश इंटू यू इक्वल्स टू ए नॉट ऑफ डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस ए टू डी एन माइनस टू डी डैश स्केयर प्लस अप टू सो ऑन ए एन डी डैश एन इक्वल्स इंटू यू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे जो डी है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल है, ये डी पार्शियल और पार्शियल एक्स के इक्वल है, और ये डी डैश जो है वो पार्शियल और पार्शियल एन के इक्वल है। इसी तरह जो डी एन है वो पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स एन के इक्वल है, और डी डैश एन इक्वल्स है पार्शियल एन ओवर पार्शियल वाई एन के। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है कि डी किसके इक्वल है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के, और डी डैश किसके इक्वल है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ जो लीनियर पीडी को लिखा जाता है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलता है, उसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है u इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है, कंप्लीट फंक्शन है जो हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन से मिलता है। होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी है, जिसकी जो इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, और जो पार्टिकुलर इंटेग्रल है वो हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थ्योरम नंबर 1.1। थ्योरम नंबर 1.1 क्या कहता है, इफ़ यू सी एफ एंड यू पी आई आर रिस्पेक्टिवली द कंप्लीमेंट्री फंक्शन, यू सी एफ क्या है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन, एंड पार्टिकुलर इंटेग्रल, और पी क्या है, पार्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ अ लीनियर पीडी, देन देयर सम। अगर यू सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और यू पी एफ पार्टिकुलर इंटेग्रल है तो इन दोनों का सम इज़ अ जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन पीडी। तो इन दोनों का सम जो होगा वो सोल्यूशन होगा उस पीडी का जो हमें गिवन होगी। 1.1 का आपने थ्योरम नहीं करना, आगे चलते हैं। आगे थ्योरम 1.2 को देखते हैं। इफ़ यू वन यू टू अप टू सो ऑन यू एन आर द सोल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस पीडी। यू वन यू टू अप टू सो ऑन यू एन जो है वो एक होमोजीनियस पीडी, मतलब होमोजीनियस पीडी ये है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है। देन समीशन सी आई यू आई वेयर सी आई आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इज आल्सो अ सोल्यूशन। तो ये जो इतने ज़्यादा सोल्यूशंस निकले हैं इन सब का सम करके हम लोग इसका फाइनल सोल्यूशन लिख सकते हैं पीडी का। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका ये है कि समीशन आई जो है वो वेरी करेगा 1 से n तक, और सी आई जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और यू आई। ठीक है, ये इसका कांस्टेंट होगा। अगर हम नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग सी एफ ऑफ रिड्यूसेबल नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी। इसका थ्योरम 1.3 देखते हैं। इफ़ द ऑपरेटर एफ डी डी डैश इज रिड्यूसेबल, दैट इज इफ ए आई डी प्लस बी आई डी डैश प्लस सी आई इज अ फैक्टर ऑफ एफ डी डी डैश and phi of xi is an arbitrary function of a single variable xi, then if ai is not equals to 0 ui equals to this and is the solution of equation f d d dash u equals to 0। इसमें वो थ्योरम में क्या कह रहे हैं, रिड्यूसेबल। सबसे पहले आप समझ लें रिड्यूसेबल क्या होती है। रिड्यूसेबल का मतलब होता है जो रिड्यूस हो जाती है, ऐसी नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी जो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो उसमें अगर वो कह रहा है कि आपके पास पीडी के ये वाले फैक्टर्स बन रहे हैं ए डी, मतलब ये क्वाड्रेटिक कह सकते हैं कि इसको एक क्वाड्रेटिक की शक्ल है। क्वाड्रेटिक क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह पे ए ही रहा है, एक्स को उसने रिप्लेस कर दिया डी के साथ, और बी की जगह बी रहा है, इस एक्स को रिप्लेस कर दिया डी डैश के साथ, और आगे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अगर इस तरह का फैक्टर हमारे पास होता है तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म का होगा, यू आई इक्वल्स ई माइनस सी आई एक्स ओवर ए आईज एंड फाई आई इंटू बी आई एक्स माइनस ए आई। ठीक है, ये इसका इस पी डी का सोल्यूशन होगा। थ्योरम 1.3 ये कहता है।
इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1.16 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश यू इक्वल्स टू ज़ीरो। इट्स मीन कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है और इससे सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलेगा जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, इन तीन वैल्यूज़ को लेके इसका फॉर्मूला बंद कर लिया डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया डी प्लस डी डैश। ठीक है, अब ये 2 वैल्यूज़ बन गई, एक ये वैल्यू है और एक ये सारी वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से डी प्लस डी डैश कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक कॉमन चला गया तो एक बच जाएगा और यहाँ -2 बच गया। ठीक है, अब इसके ऊपर अलहदा से थ्योरम 1.3 लगाएंगे और इसके ऊपर अलहदा से थ्योरम 1.3 लगाएंगे। ठीक है, अगर हम ये देखें डी प्लस डी डैश, तो इसमें ए क्या है, 1 है, डी के साथ वाला डी का कोफिशिएंट जो था वो ए था और डी डैश के साथ वाला कोफिशिएंट बी था और एक कांस्टेंट टर्म थी। ठीक है, तो ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी 0 है। और उसको अच्छा हमारे पास थ्योरम क्या था, थ्योरम था यू आई इक्वल्स टू ई की पावर सी आई ओवर ए आई एक्स इंटू फाई आई इंटू बी आई एक्स माइनस ए आई वाई। ये थ्योरम में बताया था, ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, आई हमारे पास 1 है। ठीक है, ई सी आई 0 है और 0 जब 1 से डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा, मतलब ई वाली टर्म को वो 0 बना देगा। ठीक है, और बी की जगह 1 है तो यहाँ x रह गया और ए की जगह भी 1 है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये y रह जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और ई नोट 1 की इक्वल होता है तो हमारे पास यू 1 का आंसर ये आ गया। अब इस पे अप्लाई करेंगे सेम यही। अब इसमें देखते हैं डी के कोफिशिएंट क्या है 1 तो ए इक्वल्स टू 1, डी डैश का कोफिशिएंट क्या है 1 वो भी बी इक्वल्स टू 1 आ गया और सी क्या है कांस्टेंट हमारे पास -2 है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसका ये U2 आ जाएगा। ठीक है, UCF लिखना है। UCF हमने 1.2 थ्योरम में पढ़ा कि अगर एक फंक्शन एक क्वेश्चन होमोजीनियस PD के जो सॉल्यूशंस हैं वो U1 U2 अप टू सॉन UN आ रहे हैं तो उन सब का समीशन जो होता है वो उसका फाइनल सोल्यूशन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे U1 और U2 आया तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक है, अब आगे देखें थ्योरम नंबर 1.4। थ्योरम नंबर 1.4 क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे ए नहीं एग्जिस्ट करता, आपका जो फैक्टर है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एंड फाई इज़ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल एक्साई, देन इफ़ बी आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी हैव। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो थ्योरम 1.3 था उसमें उसने कहा था कि ए आई जो हैं वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन थ्योरम 1.4 में वो क्या कह रहा है ए आईज जो हैं वो इक्वल्स टू 0 हो गए हैं तो बी आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में जो यू आई का आंसर होगा वो हमारे पास ये होगा सी आई ओवर बी आई वाई। ठीक है, वहाँ पे आप देखें हमारे पास x मल्टीप्लाई हो रहा था ई में, यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और फाई आई इंटू बी आई एक्स। ठीक है, चूँकि a 0 हो गया तो ये वाली टर्म तो बिल्कुल ही निकल गई ना, a 0 तो ये बच गई फाई वाले फंक्शन में से। ठीक है, और यहाँ a नहीं है, x ने a 0 है तो यहाँ पे a वाला कोफिशिएंट नहीं आएगा, y आएगा। ठीक है, इन दोनों में ये कंपैरिजन करके आपको पता चल जाएगा कि a 0 था इसलिए ये वाली वैल्यू ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हमने थ्योरम नंबर 1.3 को ही रिपीट करके एग्जाम्पल 1.17 करनी है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2d माइनस डी डैश प्लस 4 इंटू डी प्लस 2d डैश प्लस 1 होल स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें पिछली जो 1.16 एग्जाम्पल की थी उसमें आपके पास फैक्टर्स नहीं बने हुए थे, आपने फैक्टर्स इस तरह से खुद बनाए थे। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन है तो पहले इस पर हम लोग थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें a क्या है 2 है, b क्या है -1 है और c 4 है। ठीक है, क्योंकि डी का कोफिशिएंट ए था और डी डैश का कोफिशिएंट बी था। ठीक है, अब वही हमारी इक्वेशन थी यू आई, दोबारा लिख देती हूँ, यू आई इक्वल्स टू ई ए आई सी आई ओवर ए आई इंटू एक्स और फाई आई इंटू बी आई एक्स माइनस ए आई वाई। ठीक है, इसमें हमने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। सी क्या है हमारे पास 4 है और ए क्या है 2 है, तो 2 की जब 4 से कटिंग होगी तो यहाँ माइनस भी आएगा, यहाँ आ जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद यहाँ b में आ जाएगा -1 क्योंकि b की वैल्यू -1 है तो -x हो गया और a की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2y।
अब इस वाले पे लगाएंगे क्योंकि ये रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ अपने से ऐड कर लेनी है। जब हमने ओडी में पढ़ा था कि रिपीटेड रूट्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेट्स सपोज ई की पावर एक्स है, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं, 2 टाइम्स 1 1 आ गया, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर रिपीटेड आ जाती तो उसको इस तरह लिखते थे C1 ई की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू C2 ई की पावर एक्स। मतलब रिपीटेड रूट्स हैं तो एक एक्स जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी रिपीटेड रूट्स हैं, इसका मतलब है कि इसको एक टाइम सॉल्व करने के बाद दूसरी मरतबा वही टर्म ऐड कर देंगे विद द प्रोडक्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे A1 आ गया, B2 आ गया और CB1 आ गया। इसको सेम इसी इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। अब क्योंकि ये रिपीटेड रूट्स है तो इसी वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करके तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। अब हमारा UCF क्या आएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास UCF आ जाएगा फाइनल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। टॉपिक 1.6.3 को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, मेथड्स फॉर फाइंडिंग द पार्टिकुलर इंटीग्रल P1। इसमें कुछ केसेस हैं, पहले इनको डिस्कस करेंगे, देन हम इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है कि आपके पास कोई भी फंक्शन की इक्वल आ जाती है वैल्यू, ठीक है। उसको आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। उस पर वेरी ऑफन ऑपरेटर एफ इनवर्स डी डैश कैन बी एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड इंटरप्रेट द ऑपरेटर्स डी इनवर्स डी डैश इनवर्स एज इंटीग्रेशन डेट इज़, ठीक है। वो इसमें कह रहे हैं कि आपने इसको जो भी आपके पास यू के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसको ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी और माइनस में होने के बाद उस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। फिर उसके बाद आपके पास डी इनवर्स या डी डैश इनवर्स आएगा। डी इनवर्स और डी डैश इनवर्स दोनों का मतलब इंटीग्रेशन ही है, लेकिन डी का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डी डैश का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। उसके बाद केस नंबर 2 है, वो कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो किसी एक्सपोनेंशियल वैल्यू के इक्वल आ जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू लेट्स सपोज हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से है, ठीक है। ये इक्वल्स टू इसके होगा, ये जनरल इसकी फॉर्म है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट कर लिया, एक्सपोनेंशियल के लिए ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसको याद रखना है। आपके पास यहाँ जब आप अपने क्वेश्चन को इस वाली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे आपके पास केस नंबर है 2। केस नंबर 2 में वो कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो साइन या कोस के इक्वल आ जाते तो आपने क्या करना है, ठीक है। साइन के लिए आपके पास इस सारे के लिए जो है ना आपके पास वो ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यूज़ निकालेंगे, डी स्केयर की इक्वल्स टू माइनस ए स्केयर होता है, डी डैश डी इंटू डी डैश माइनस ए बी होता है और डी डैश स्केयर इक्वल्स टू माइनस ए बी होता है, ठीक है। साइन और कॉस के लिए आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ से ये आपने निकालनी है केस नंबर 3 के लास्ट सेकेंड थर्ड लास्ट इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे या आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1.82 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा साइन या कोस को किस तरह से कंपेयर करना है तो वो सॉल्व करना है तो वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये केस नंबर 3 लिखा हुआ है, अगर कोई एक्स की पावर या वाई की पावर आ जाती है तो ये आपने इसको पढ़ लेना। इसकी आगे हमारे पास एग्जांपल्स नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और केस नंबर 4 भी आपने इसको एक बार रीड आउट कर लेना है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया। अब हम आगे मूव करेंगे मेथड्स फॉर फाइंडिंग द पार्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है। पार्टिकुलर इंटेग्रल किस तरह से सॉल्व करना है आप देख लें। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन के डी स्केयर प्लस 3t डी डैश प्लस 2 डी डैश स्केयर इंटू यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में आपने इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालना भी सीख लेना, मतलब यू इक्वल्स टू जो हमने थ्योरम पढ़ा था यू इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। ये भी पूरा निकालना सीख लेंगे और ये यूपीएफ किस तरह से निकालते हैं वो भी, यूपीआई पीआई किस तरह से निकालते हैं वो भी सीख लेंगे। सी एफ हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो चूंकि हमने इसका यू कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है तो इसलिए हम सी एफ भी कर लेते हैं दोबारा से, इस पे इसी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपके पास एक इक्वेशन जो पी डी जो है वो किसी फंक्शन की इक्वल आ जाती है तो फिर इस कंडीशन में सी एफ किस तरह से निकालेंगे। पहले हम सी एफ निकालेंगे, फिर पी आई निकालेंगे, फिर दोनों का सम करके हमारे पास जो आएगा आंसर वो इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले हम सी एफ फाइंड कर लेते हैं।
क्वेश्चन आपके पास ये था, ठीक है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें आप राइट साइड को ख़त्म करके उसको इक्वल्स टू लेफ्ट साइड को इक्वल्स टू जीरो कर लेते हो, ठीक है। इक्वल्स टू जीरो करना है और यहाँ से सेम वही मेथड जो आपने 1.16 और 1.17 में अप्लाई किया था वही आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले इसके रूट्स बना लेने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए और प्लस करने से 3 आना चाहिए। तो मैंने इसमें किया 2t डैश प्लस d डैश, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया और इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो ये आया। अब मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। इनमें वैल्यूज़ इनकी निकालेंगे ABC की, ठीक है, और इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। और सेकंड वाला भी फैक्टर इसी तरह d प्लस d डैश है तो उसमें भी ABC की वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट करके UCF मेरे पास आ जाएगा। पहला U1 और U2 को ऐड करने के बाद मेरे पास UCF आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास है d² प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर u इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब हम क्या फाइंड करने लगे हैं, इसका पार्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। ये u इधर ही रहेगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। अब आप इसमें से d² कॉमन निकालें, यहाँ से d² कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच गया 1, ठीक है। यहाँ से d² कॉमन नहीं आ सकता, एक d है तो d² के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, d के साथ सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो d² बाहर आ गया और d इधर। यहाँ से d² नहीं है तो d² के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये सारी नीचे प्लस में इसकी पावर है तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, अभी x प्लस वाई के साथ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जब x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। पावर -1 करने से मैंने अब इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। और बायनोमियल थ्योरम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि 1 स्टार्ट में 1 आ जाएगा, पावर -1 पावर शुरू में, ठीक है। और ये सारा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा पावर में से एक कम करके उस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। इंटू x प्लस वाई जो ये था ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको अलग-अलग इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 3d डैश इंटू एक्स प्लस वाई एंड -2d डैश स्क्वायर ओवर d स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब d डैश एक्स प्लस वाई का क्या मतलब है कि आपने d का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट। d डैश क्या था हमारे पास, d डैश इक्वल्स टू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई था और d इक्वल्स टू पार्शियल ओवर पार्शियल x था, ठीक है। d का अगर d ऊपर आएगा तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव लेना है और अगर d नीचे आएगा तो इसका मतलब वो इंटेग्रल लेना है, ठीक है। अब d डैश की बात कर लेते हैं। अगर d डैश ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि d का डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y और नीचे d आ रहा है तो इसका मतलब उसका इंटेग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब देखें मेरे पास क्या है, मेरे पास है d डैश इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और d का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y तो y के रिस्पेक्टिव इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1, ठीक है। x 0 हो गया और y का डेरिवेटिव 1। अब 1 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये dx इक्वल्स टू इसका आंसर क्या आ जाएगा x। देखें d का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन ली विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास 3x आ गया, ठीक है। अब इस टर्म को देख लेते हैं, इसी का d का डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, सेकेंड टाइम लेंगे तो 0, 0 का इंटेग्रल भी 0 तो मतलब ये वाली पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। आप देखें नीचे d स्क्वायर है मतलब d 2 दफ़ा इंटेग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि यहाँ पे d है, ठीक है। अब इस पूरी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स इंटेग्रल लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया y - 2x बन गया। अब इसका 2 टाइम्स इंटेग्रल लेंगे, फर्स्ट टाइम जब इंटेग्रल लेंगे तो क्या आएगा x के रिस्पेक्टिव से लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा xy और ये बन जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड टाइम जब इसका इंटेग्रल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 x स्क्वायर y और ये बन जाएगा 1/3 x क्यूब लाइक दिस, ठीक है। ये आपने यूपीआई भी निकाल लिया और यूपीआई और यूसीएफ जो आपने पीछे निकाला था दोनों को प्लस कर देना। ये सारा हमारे पास यूसीएफ था और ये हमारे पास यूपीआई है, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास का कंप्लीट सोल्यूशन आ गया।